गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल वी आर क्वेयर में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट निलय। और हाँ, हम फिर से अब हर रोज़ कहानियां पोस्ट करने वाले हैं। अब तक काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ले चुके हैं ऑलरेडी, पर अब नहीं लेंगे और अब आपसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। हो सकता है एक आध दिन गैप हो जाए, पर कहानियां अब रेगुलर आएंगी। आज हम लेकर के आए हैं एक नई लव स्टोरी, जो कि समलैंगिक गे लव स्टोरी है। कहानी का नाम है नौकरी का चक्कर, अ ब्यूटीफुल गे लव स्टोरी। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते और शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम अनुपम है और मैं एक समलैंगिक हूँ। मेरी उम्र अभी 26 वर्ष है। हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है और हमारा पुश्तैनी घर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत कुछ देख लिया है, क्योंकि मैंने घर पे अपने समलैंगिक होने वाली बात बता दी थी। पर ऐसे ही नहीं कि मन किया और बता दिया। मैं बताना नहीं चाहता था, पर कुछ मजबूरी थी, इसलिए बतानी पड़ी। और वो मजबूरी क्या थी, आपको मैं आगे कहानी में जरूर बताऊंगा। मैं 26 साल का हूं और मेरे साथ के जितने लोग भी थे, जो मेरे साथ ही थे, ज्यादातर लोगों की नौकरी लग चुकी है। कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है। जान पहचान वालों ने मुझे नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बीएससी साइंस की पढ़ाई की हुई है और फिर बीएड भी किया। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऊपर वाले की मुझ पर कृपा हुई और उनको शायद तरस आ गया और फाइनली मेरी अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, एक सरकारी टीचर के तौर पर पोस्टिंग मेरे शहर गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूर पर एक गांव स्थित है, वहां पर हुई है। मैं आपको गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ, मैं घबराया हुआ हूँ। क्योंकि मेरी जो समस्या है वो थोड़ी विचित्र है। मैं एक समलैंगिक हूँ और मेरी चिंताएं हजारों हैं। चिंता इस बात का कि गांव में मुझे शायद कोई कभी नहीं मिल पाएगा जिसे मैं डेट कर सकूं, जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूं, बातें कर पाऊं और एक जीवन साथी चुन पाऊं। खैर, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात यह भी है कि मैं कभी गांव में रहा नहीं हूं। मेरी परवरिश, मेरा बचपन, मेरी जवानी सब दिल्ली में ही बीता। दिल्ली में पापा का शूज का होलसेल का बिजनेस है। पापा ने मेरी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी। मेरा एक छोटा भाई भी है और उसे मैंने सबसे पहले अपने बारे में बता रखा था कि मुझे लड़के आकर्षित करते हैं। वो मुझसे 1 साल ही छोटा है और बहुत अच्छे से मुझे समझता है। फिलहाल मैं जॉब को लेकर बेहद ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जॉब मेरे होम टाउन, यानी कि जहाँ मेरे फैमिली के लोग पले बढ़े हैं, ऐसी जगह पर जॉब लगेगी, वहां पोस्टिंग हो जाएगी। पर इस एक्साइटमेंट के साथ साथ मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हूं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। 4 दिन के बाद ही मुझे ज्वाइनिंग के लिए निकलना भी है। कोई तैयारी नहीं, मेंटली कुछ ऐसा मैंने सोच भी नहीं रखा कि कैसे वहां पे सरवाइव करूंगा। पापा ने फ्लाइट की टिकट तो करवा दी है और मेरा सामान भी पूरी तरीके से पैक हो चुका है। मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये कि मैं ठीक से किसी से बात नहीं कर पाता। दिल्ली जैसे शहर में पढ़ा लिखा, अब जॉब भी करने वाला हूँ, पर थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं हर किसी से खुल के बात नहीं कर पाता। पहली बार जिंदगी में मैं गांव जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अब वक्त गुजरता है और फ्लाइट का वक्त हो जाता है। घबराहट बहुत ज़्यादा थी अंदर। मेरा दोस्त करण मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा है और मैं अंदर से अभी भी घबराया हुआ सा था कि क्या करूँगा वहाँ पहुँचकर। गांव में मुझे कोई मकान मिलेगा या नहीं, या फिर गोरखपुर से ही 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रोज आना जाना करना पड़ेगा। अब मैं और मेरा दोस्त करण दोनों ने मिलकर सामान कार में रखा और फिर मम्मी पापा का पैर छुआ मैंने और आशीर्वाद ले करके निकल गए।
हम कार से निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। अब करण ने बताया कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती है, नेटवर्क की दिक्कत होगी कि तेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। उसने सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताने लगा, वो बताने समझाने लगा कि कैसे सरवाइव किया जा सकता है और क्या चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करेंगी। मैंने कहा कि यार गवर्नमेंट जॉब है, धीरे धीरे शायद मन लगने लगेगा जब पैसे आने लगेंगे, जब खुद की कमाई होगी। अभी तो पापा के पैसे से ही सब कुछ चलता आया है। 26 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक ऐसे पड़ाव का सामना करना पड़ता है जहां आप उम्मीद भी खो देते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमारी फ्लाइट का जो टाइम था वो 3:35 पर थी और हम जल्दीबाजी में थे क्योंकि हम पहले से ही लेट थे। हम रास्ते में थे और फिर अचानक पहुंचने ही वाले थे अपने एयरपोर्ट के तरफ कि कार अचानक पंक्चर हो जाता है। लगभग वही 10 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचा होगा। दिल्ली जैसी जगह में आपको ऐसे में मदद मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। और अब मेरे दोस्त ने ऑनलाइन कैब किया। उसने कहा कि डायरेक्टली वो तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। मैं इंतज़ार करने लगा कि हाँ चलो ठीक है, कैब आएगा कैब आएगा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद कैब वाले ने किसी तरीके से वो कैब भी कैंसिल कर दिया। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। मुझे देरी हो रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट पहुंचते तक मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी थी और मुझे बहुत दुख हुआ। और अगली फ्लाइट कल शाम को थी और मुझे तो किसी भी हाल में पहुंचना ही था गोरखपुर। मैंने सोचा कि किसी भी तरह जाना तो है ही। मैंने ट्रेन का पता किया, सबसे बात की और किसी तरीके से ब्लैक में मैंने टिकट्स लिए और सीट देखी पर अवेलेबल ही नहीं था। तो ब्लैक में टिकट लेकर ये सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ना से बेहतर है। और फिर रात के सफ़र के लिए मैंने टिकट करवाया जो कि कंफर्म नहीं हुआ था। तो जिन्होंने कहा था, जिससे ब्लैक में लिया था कि नहीं कंफर्म हो जाएगा, उनकी भी बातें गलत हो गई। वो आरएसी पे जा कर के अटक गई और वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन चलो फाइनली आरएसी सीट मिली तो सही। मेरे मन में आया कि ये कैसी शुरुआत है मेरी ज़िंदगी की। ऑलरेडी इतना कुछ झेलता आया हूँ और अब जॉइनिंग के वक्त ये सब हो रहा है। आरएसी की सीट वो भी स्लीपर में मिली थी। मैंने सोचा कि शायद किस्मत में यही सब झेलना लिखा है। एक इतना कम समय में पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा था। खैर, ट्रेन में सफ़र कभी किया नहीं था, आदत भी नहीं थी और फिर सब कुछ मेरे लिए नया ही था। पता नहीं अब कैसे क्या होगा, क्या करूँगा। मैं तो बस निकल पड़ा था। मेरे दोस्त ने मेरे लिए, मतलब कि जो करण था साथ आया था, खाने पीने की चीज़ें बैग में रख दी थी, मेरी केयर जो करता था वो। और फिर मैं अपने सीट पर एक टॉवेल बिछा करके बैठ जाता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी जैसे ही मैं वहाँ से निकल रहा था, मतलब जब मेरी ट्रेन छूट रही थी। और मैं अपने लेट होने की सोचकर घबरा भी गया था कि क्या मैं टाइम पे कल पहुँच पाऊँगा। और तभी अचानक एक हैंडसम बंदा मेरी नज़रों के सामने आता है। दुबला पतला, मुस्कान से भरा हुआ, क्लीन शेव किया हुआ, और मैं थोड़ा शांत और सड़ू मिजाज का इंसान उसे देखते रहता हूँ। उसने आते ही अपना सामान रखते हुए बोला कि उसका आरएसी सीट यही है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर नज़रअंदाज किया और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगा। मैंने जवाब में कुछ कहा तो नहीं, पर उसे इतना कहा कि मेरी भी आरएसी सीट यहीं पर है तो शेयर करना पड़ेगा। अब उसके हाथ में एक नॉवेल भी थी, वो कुछ पढ़ भी रहा था, काम भी कर रहा था और स्पेक्स भी लगा रखे थे। उसने अपना जो सैंडल है, चप्पल है, वो उतारा, साइड में रखा और अपने कपड़े बिछाए और कहा कि दोनों रात भर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे सर, तो सफ़र यूं ही कट जाएगा। मैंने फिर कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा ईयरफोन लगाकर गाने सुन लेता हूँ, शायद इसी में मन लग जाए। और जैसे ही मैंने ईयरबड लगाया उसके 10 मिनट बाद ही सामने वाले इंसान को चैन न आया। उसने सामने से कुछ
कहा मुझे, और मुझे कुछ समझ ना आने पर मैंने ईयरबड निकाल दिया जो लगाया था। उसने कहा कि उसे थोड़ा आराम करना है, उसे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है। मैंने उसे थोड़ा साइड दे दिया और वो लेट कर, मतलब उसका जो पैर है वो मेरे पैरों से सट गया। अब वो मस्त लेट करके नॉवेल के मजे लेकर पढ़ने लगा। मैंने सोचा कि 11-12 घंटे की ही तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे। और तभी वो छटपटाने लगा और छटपटाते हुए उठ करके बैठ गया। उसने बैग से पूरी और सब्जी निकाली, मुझे कहा कि आप भी खा लो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। मैंने मना किया और फिर उसने बहुत जिद की, बहुत बार बोला। तब मैंने एक पूरी खा ली और फिर मैंने भी बैग से बिस्किट निकाला और उसे भी दिया, जो यूं ही न जाने किसी बहाने से अब हमारी जो बातचीत है वो शुरू हो रही थी। मैंने उन्हें खाना दिया, उसने मुझे दिया। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ तक जाओगे आप और आपका नाम क्या है। मैंने सब कुछ बताया जो पूछता गया, पर मुझे असल में ये सब पसंद नहीं कि मुझसे कोई ज़्यादा पूछताछ करे। पर उसे ये नहीं बताया मैंने कि मेरी जॉब लगी इसलिए मैं जा रहा हूँ और कभी गया नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं बताया। उसने अपना नाम अर्पण बताया। मैं मन में खुश हुआ कि मेरा नाम है अनुपम और ये है अर्पण, चलो बढ़िया है। दोनों जब खाना खा लेते हैं वो बंगाली भाषा में फ़ोन पर बातें करने लगा। मैंने देखा कि वो पहले ऑडियो कॉल और फिर सामने वाले के कहने पर वीडियो कॉल में आ गया। जब मैंने देखा कॉल पर जिससे वो बात कर रहा था वो एक ट्रांसजेंडर थी, जिससे वो वीडियो कॉल पर बहुत अच्छे से प्यार भरी बातें कर रहा था। वो भी इसका ख्याल रख रही थी। मैं खुश भी था और शॉक्ड भी, क्योंकि उसने उसका नाम भी हम सफ़र नाम से सेव किया हुआ था। मैंने सोचा कि अर्पण से पूछूं, पर हिम्मत नहीं हुई। अर्पण ने मुझे देखते हुए देख लिया था और मेरे चेहरे को देखकर अर्पण ने एक मुस्कान भरी। मैंने उसका नॉवेल मांगा, पर अर्पण ने मना कर दिया। कहा कि नहीं, ये किसी खास ने दिया है, ये उसी ने दिया जिससे मैं बात कर रहा हूँ और ये बंगाली भाषा में भी है, इसे पढ़कर क्या ही करोगे। पर उस वक्त मेरी और दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने पूछ ही लिया अर्पण से कि बुरा न माने तो एक बात कहता हूँ कि या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो ट्रांसजेंडर है। उस वक्त अर्पण कॉल पर ही था। अर्पण मुस्कुराया और बोला कि यस, वी आर अ कपल। और सच बताऊं तो मैं उसकी ये बात सुनकर इमोशनल हो गया। प्यार तो दिख ही रहा था मुझे अर्पण और उसकी वो जो ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड थी उसके बीच की। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ समलैंगिक रिश्ते ही देखे थे। मुझे इमोशनल होता देखकर अर्पण ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने कहा नहीं यार, बस ठीक हूँ मैं। और तब मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं। अर्पण ने कहा अगर परेशान होने की बात नहीं है। उसने बॉटल निकाला बैग से और मुझे दिया पीने के लिए पानी और कहा पियो, अच्छा महसूस करोगे। उसने कहा कि वो उसी से मिलने जा रहा है गोरखपुर। और तब मैंने उसे पूछ लिया कि घर वालों को पता है कि जिससे तुम प्यार करते हो एक ट्रांसजेंडर है। अर्पण ने कहा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर से रिश्ता रखना कितना आसान है, या फिर सोसाइटी क्या सोचती है। चलिए मेरे घर वालों का छोड़िए, पहले आप बताइए अनुपम जी कि आप क्या सोचते हो। क्या आपको ठीक लगेगा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड मतलब ट्रांसजेंडर है, जैसे आपने रिएक्ट किया अभी। फिर बताऊंगा कि मेरी फैमिली और सोसाइटी क्या सोचती है। मैंने कहा कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सोसाइटी क्या सोचती है वो मुझे नहीं मालूम। मुझे बस खुशी हुई कि कोई इंसान है जो एक ट्रांसजेंडर से बिना उसके जेंडर को देखे सोचे समझे इतने प्यार से बातें कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। तब अर्पण ने कहा कि सभी आपके जैसे सोच वाले होते तो हमारी देश की आधी जो कम्युनिटी वाली आबादी है हमारी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत होता है। अब फिर इसी बात बात में मैंने भी बता दिया अर्पण को कि मैं भी किसी से प्यार करता था, मैं भी किसी को पसंद करता था, पर वो ट्रांसजेंडर नहीं थी, वो एक पुरुष था। ये सुनकर के अर्पण की दिलचस्पी मुझ पर बढ़ी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि यार तुम तो बहुत दिलचस्प इंसान हो। खैर अब खाना एक दूसरे के साथ शेयर करते करते बातें करते करते हमारी थोड़ी सी जान पहचान बढ़ी। और इस पर मुझे अर्पण ने कहा कि मैं इस जिसे आप ट्रांसजेंडर कह रहे हो,
इसका नाम लीना है और मैं इसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। इसके बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। वो तो लॉन्ग डिस्टेंस एक मजबूरी है, वरना मैं इसे कभी छोड़ कर नहीं जाता। और इसके मेरी ज़िंदगी पर बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एहसान है। लंबी कहानी है अनुपम जी, अगर सुनना चाहोगे तो ज़रूर सुनाऊंगा। इतना जब कहा अर्पण ने तो मैंने भी कहा कि यार चलो अच्छी बात है, सुनाओ। और फिर उसी वक्त अर्पण ने अनुपम को अपनी समलैंगिक लव स्टोरी ट्रेन में ही बैठकर सुनानी शुरू की। पर वो कहानी क्या थी हम आपको बताएंगे, पर नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी आपको कैसी लग रही प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जो कि इसका सेकंड एपिसोड होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लव इज़ लव, नीलय का ढेर सारा प्यार। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हैव अ गुड डे।